दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि आपके विरुद्ध कोई मुकदमा आता है, एफआईआर दर्ज होती है और या तो उस एफआईआर में अंतिम रिपोर्ट आ जाती है या पूरा मुकदमा चलाने के बाद आप उसमें बेल करा लेते हैं, पूरा ट्रायल होता है और आप दोष मुक्त हो जाते हैं, यानी बाइज्जत बरी हो जाते हैं और जजमेंट ये आता है कि मामला झूठा था या अभियोजन अपनी बात को साबित नहीं कर पाया, केस को साबित नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में आप जिस वादी ने आपके ऊपर मुकदमा चलाया है, जो वादी आपको चाहता था कि दंड दिलवाए या उसने आपका इतना समय खराब कर दिया, पैसा बहुत बर्बाद हो गया। क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कोई ऐसा मुकदमा नहीं होगा जिसमें शुरू से आखिरी तक 4-6 लाख रुपए ना खर्च हो जाएं। जैसे मान लेते हैं 302 का मुकदमा है, आपके खिलाफ एफआईआर लिखी गई, पुलिस ने आपको किस तरीके से टार्चर किया कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं। आपने बेल कराई, बेल में पैसा खर्च हुआ, आप कुछ दिन जेल में रहे, वहां भी खर्च हुआ। चूंकि मुझे तो लगभग सारी बातें मालूम हैं, लोग बताते हैं वहां पर पैसा लगता है तभी आपसे काम नहीं कराया जाएगा, नहीं तो काम भी कराना पड़ता है, करना पड़ता है। और इसके बाद आपने वकील साहब को हायर किया, जमानतदारों की व्यवस्था की, जमानतदारों से जब बेल हो जाती है तो वेरिफिकेशन का चार्जेस, इसके बाद फिर आप तारीख पेशी पर आते रहे, बहुत ज्यादा आपने पैसा खर्च किया, समय खर्च किया और वादी चुपचाप फिर बैठ गया। हो सकता है कि भविष्य में वो आपके खिलाफ नहीं तो आपके किसी बच्चे के खिलाफ मुकदमा लिखा देगा। माने उसकी तो आदत खराब हो गई, वो आपको बिल्कुल जैसे नहीं गियर होते हैं चेन में फिट करना, वो फिर प्रयास करेगा कि किसी चेन में इसको फिट कर दें। तो ऐसे वादी को आप किस तरीके से बिल्कुल लाइन पर लाएं और उसका आर्थिक नुकसान कैसे करें, और लीगली जैसे उसने आपके खिलाफ मुकदमा लिखाया, ये लीगल प्रोसेस है, उसने कानूनी प्रक्रिया को गतिशील कर दिया। जैसे ही एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस एक्टिव हो जाती है और पुलिस आपको एज ए एक्यूज्ड प्रस्तुत करने लगती है और पूरी चार्जशीट दाखिल करके न्यायालय में आपको फिर पकड़ के लाया जाता है, आप बेल कराते हैं, सारा प्रोसेस हो जाता है और आप उसमें ऐसा दिखाई देता है उस सीन में, उस फिल्म में, उस पिक्चर में कि आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और आप बाद में बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो आप अगर उस वादी को सबक नहीं सिखाएंगे, उसके खिलाफ कोई आप क्रिमिनल मुकदमा ना लाइए, मैं कभी नहीं आपको राय दूंगा आप क्रिमिनल मुकदमा लाएं, उसके विरुद्ध आप एक सिविल सूट दाखिल करें और वो सिविल सूट होगा विद्वेषपूर्ण अभियोजन से उत्पन्न नुकसानी की उद्घोषणा हेतुवाद। पहले आप डिक्लेरेशन कराएं कि इस व्यक्ति से, जो इसने हमें फर्जी मुकदमे में फंसाए रखा, विद्वेषपूर्ण का मतलब होता है द्वेषपूर्वक, और द्वेष का मतलब होता है कोई व्यक्ति जानता है कि आप अपराधी नहीं है, फिर भी जानबूझ करके वो आपके साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे आप अपराधी हो और आप पर मुकदमा चलाया जाता है। उस व्यक्ति को पता पहले ही था, अगर वो चाहता तो कोई प्रोसीडिंग चालू ही नहीं होती, वो जानबूझ करके आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चालू कराता है और लास्ट तक एक्टिव रोल में रहता है। तो अब इसमें 2 क्राइटेरिया हैं। पहली क्राइटेरिया है आपके खिलाफ मुकदमा आया और मुकदमा आकर के एफआर में तब्दील हो गया, फाइनल रिपोर्ट लग गई और कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली, काम खत्म हो गया। एक तो यही स्थिति है, आपकी बदनामी तो होगी जैसे ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो पेपर में प्रकाशन भी होता है, अखबार में निकलता है, उसमें निकलता है कि फला फला आदमी ने उसको, जो भी जिस क्राइटेरिया का अपराध होगा उस अपराध के बारे में लिख करके आएगा कि वो उसके साथ मारपीट कर दी है, गुंडागर्दी कर दी है, जान से मारने की धमकी दे दी है, उसके साथ हत्या का प्रयत्न किया है या आपराधिक मानववध का प्रयत्न किया है, चोरी कर ली है, छिनैती कर ली है, या जो स्थिति है। अगर कोई महिला संबंधित अपराध है तो उसमें उस महिला का नाम तो नहीं आएगा लेकिन आपका नाम तो आएगा क्योंकि आप एक्यूज्ड हैं। फिर आपको गिरफ्तारी दिखाई जाएगी, गिरफ्तारी की भी सूचना लगभग अखबार में आती है कि फला फला जगह पुलिस ने इतने लोगों को दबोचा, तो जो दबोचा तो आपका नाम आएगा। तो अगर आप में थोड़ी सी भी कॉन्सियस है, चेतना है, आप समाज में एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको महसूस होता है कि
हमारी इज्जत है और उस इज्जत पर कोई कीचड़ उछाल रहा है। अब आप अगर सोचते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने दिन तो लड़ लिया, अब नहीं लड़ेंगे, वो एक अलग बात है। आपको कोई मारपीट आपके साथ कर दे, गिरा के मारे, इंसल्ट करे, आप कुछ ना करें, वो एक अलग विषय है। उसके लिए तो हम जबरदस्ती नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी समझ है, तो ऐसे व्यक्ति को आप जरूर बिल्कुल सही सबक सिखाएंगे। जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को सबक सिखाया था। श्री गांधी जी, अंग्रेजों ने उनको ट्रेन से उतार दिया, तो कह रहे थे कि ब्लैक इंडियन आपको नहीं बैठने देंगे ट्रेन पे, तो उन्होंने कहा रुको, तुम्हें हम देश से निकाल देंगे। और उन्होंने कितना बड़ा माहौल तैयार किया, पूरे भारत के लोगों को जगा दिया और अंग्रेज भाग गए। वही स्थिति है कि आपको अगर इंसल्ट किया गया है, आपको अपमानित किया गया है, आपको है कि एज ए एक्यूज पेश किया गया है, एक्यूज के साथ क्या व्यवहार होता है, उसके साथ कभी सम्मानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। कभी आप ऑर्डर शीट पढ़िएगा, उसमें लिखा जाता है कि अभियुक्त उपस्थित आया, आए नहीं, आया। तो आपके साथ तू तड़ाक की भाषा बोली जाएगी, आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आपको कहां बोलने दिया जाता? आप एफिडेविट पर कुछ नहीं कह सकते पूरे ट्रायल में। यहां तक कि 313 होता है, आप झूठ बोल रहे हैं, यही प्रोज्यूम होता है कि आप झूठे बोल रहे हैं। सही कैसे मान ले कोई? क्योंकि आप एक्यूज्ड हैं। और एक्यूज्ड बने कैसे? उस वादी ने बनाया, उस व्यक्ति ने बनाया जिसने प्रपोज किया कि इस आदमी के खिलाफ मुकदमा लिखाओ। हाँ, अगर मामला सही है। अच्छा, होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कहीं दो लोग हैं, थोड़ी मोड़ी बात हो गई, उनकी कुछ हाथ टाक हो गई, एक आध बात इधर से उधर चली गई, तो क्या इस पे मुकदमा आ जाना चाहिए? वैसे तो लोग लाते ही हैं। तो मुकदमा बिल्कुल रियल आना चाहिए। तो उस धारा में जब रियल मुकदमा होगा तो पुलिस चार्जशीट नहीं करेगी। आप बढ़ा चढ़ा के कहेंगे ना, तो आप पहले तो वो वादी झूठ बोला, उसने बात को बढ़ाया चढ़ाया, फिर वो बढ़ी चढ़ी बात आखिर तक, फिर जब एक जगह तो बोलना नहीं, जैसे मान लीजिए तहरीर में बढ़ा चढ़ा के दे दिया, ठीक, फिर आप सबसे पहले पुलिस वाले को, जो विवेचक होगा, उसको 161 के बयान में वही बात बढ़ा चढ़ा के बोले, दूसरा झूठ बोला। तीसरा झूठ आप तब बोलेंगे जब आप कोर्ट में, जैसे ही मुलजिम अपनी जमानत करा लेगा तो कोर्ट में आप गवाही देने आएंगे, फिर वही बढ़ा चढ़ा के अपनी चीफ में लिखाएंगे, फिर उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और आप अपनी उसी बात पर अड़े रहेंगे। तो दोस्तों, जब आप उस बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, उसी बात पे अड़े रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं और एक्यूज पर्सन को परेशान किए, तो एक्यूज पर्सन क्यों ना आपके खिलाफ शिकायत करे? क्यों ना आपसे मांग करे कि इसने हमारा 20 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ रुपए का या 1 रुपए का नुकसान कर दिया, उसकी भरपाई इससे कराई जाए। क्योंकि आजकल नियम है, जैसे किसी व्यक्ति का दुर्घटना हो जाती है और मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो वारिसान हैं उनको कंपनसेट ही तो किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको मुकदमे में बेवजह फंसाया है और जिस पुलिस अधिकारी को, अगर कोई पुलिस अधिकारी आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो उसको भी आप पार्टी बनाएं, उससे भी आप वसूली कराएं। तो दोस्तों, मैं 2 स्टेज बता रहा हूं। एक तो जब आप दोषमुक्त हो गए हैं, दूसरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके पास होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जानकारी जब आपको होगी, आप कभी घबराएंगे नहीं। कहा गया है कि आदमी के जीवन में जो ज्ञान है, उसी के प्रकाश से वो चले, तो वो कभी परेशान नहीं हो सकता। जिस दिन आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा, अब आपको किसी ने, वही मैंने कहा, गियर में लगा दिया तो आप चलने लगे, अब जब गियर हट गया तो फिर आप शांत हो गए, तो आप उसको गियर में कैसे लेंगे? तो उसकी प्रक्रिया यही है कि जैसे ही आप दोषमुक्त होते हैं या आपके विरुद्ध कोई मुकदमा था और उसमें चार्जशीट नहीं आई है, अंतिम रिपोर्ट आ गई है, तो आप उसी क्राइम नंबर को मानते हुए कि ये विद्वेषपूर्ण अभियोजन का, विद्वेषपूर्ण का मतलब है उसके जो आवश्यक तथ्य हैं वो यही हैं कि उस व्यक्ति को ये पता हो कि जो मैं ये कर रहा हूं ये झूठा है। तो आप उस प्रक्रिया के आधार पर एक सिविल वाद लाएं, उस सिविल याचिका में, वो याचिका, मुझे लगता है चूंकि आप पैसा मांगेंगे तो बहुत ज्यादा कोर्ट फीस पड़ेगी, आप केवल उद्घोषणात्मक वाद लाइए, उसका जो है डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये जो इन्होंने हमारे खिलाफ प्रोसीडिंग की थी, ये प्रोसीडिंग एक
विद्वेषपूर्ण अभियोजन था। तो जब आप इसको प्रोसीडिंग को लाएंगे तो उस पार्टी को, अभी तक तो उससे चर्चा नहीं हुई, जैसे उसने कोई मुकदमा किया और मुकदमा करके वो एफआईआर आ गई तो बात वो खत्म हो गई, आई गई। उससे कम से कम न्यायालय में आप पूछेंगे तो, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, वहां बात वो फिर उखाड़ी जाएगी। माने अगर किसी ने गलती की है तो उसकी गलती का एहसास तो उसे कराइए ताकि दोबारा वो गलती ना करे। हालांकि अभी जस्ट एक हानेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब अगर कोई अंतिम रिपोर्ट आती है तो उस अंतिम रिपोर्ट के साथ वादी के ऊपर सीधे सीधे आप वादी पर कार्रवाई करके ही लाएंगे, अकेले नहीं लाएंगे। माने पुलिस पहले तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, बिजली विभाग वाले मुकदमे लिखाते हैं और उन मुकदमों में कभी एफआईआर नहीं आती, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अगर मुकदमा लिखा रहा है और उसमें एफआईआर आती है तो उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ 182 या 211 की रिपोर्ट साथ में आएगी। लेकिन जब पब्लिक का कोई व्यक्ति होता है तो नहीं आती है। तो उस पर भी अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इस पर भी लाइए। तो आप जब इस मुकदमे को लाएंगे, ये सिविल सूट होता है, बहुत कम कोर्ट फीस पर डिक्लेरेशन सूट दाखिल हो जाएगा और उसमें समन भेजिए और उसको बुलवाइए। तो जब आप कोर्ट में बुलवा करके उसका डिस्क्रिप्शन चालू करेंगे, वहां पर साक्ष्य आना चालू होगा, तब उस व्यक्ति को एहसास होगा। और अगर न्यायालय ये डिक्लेयर कर देता है, अच्छा आप अच्छा सा सूट लाएंगे तो डिक्लेयर हो ही जाएगा। आप सारी बातें लिखिए, किसी सिविल के जानकार वकील साहब से कराइए। तो जब डिक्लेरेशन हो जाएगा तो डिक्लेरेशन होने के बाद फिर आप अपनी क्षमता अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार कंपनसेशन मांगिए कि इतने लाख का इनसे भुगतान करा दिया जाए और उतने लाख का कंपनसेशन अगर अलाउड हो जाए। अच्छा वो कैसे करें? सबसे पहले आप देखें कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी ईयरली इनकम कितनी है, साल भर में आप कितना कमाते हैं। आप माने स्वयं वादी जो मुकदमा ला रहा है कंपनसेशन का और उसमें एक्यूज रहा है पहली वाली एफआईआर में, तो जितना आप कमा लेते हैं उसका कम से कम, जो सालाना कमाते हैं उसका 50 गुना आप मांग लीजिएगा कंपनसेशन कि इतना इनसे हमें दिला दिया जाए। बिल्कुल कमा लेते हैं, लिखा पढ़ी में हो, या तो आप टैक्स भरते हो या आपका बैंक में उतने का सालाना स्टेटमेंट में माने लेन देन हो। दो चीजों के आधार पे आइएगा। आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, आपका जीवन स्तर क्या है, कार है, मोटरसाइकिल है, आपके पास कोई गन लाइसेंस है, या बहुत सारी चीजें जो जो आपको नुकसान हुए हैं उनको प्रदर्शित करते हुए आप ये मुकदमा लाते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और वो वादी जिसने ऐसा किया था, और चूंकि इसमें एक और बात बता दें, क्रिमिनल मुकदमों में आदमी की डेथ हो गई तो मामला वहीं से खत्म, लेकिन सिविल मुकदमे में ऐसा नहीं होता है। लायबिलिटी उसके आगे की जो पीढ़ी है उस पर ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर किसी ऐसे आदमी ने मुकदमा किया था जो बूढ़ा होकर मर गया तो उसके बच्चे भी लायबल हैं, उनको लाइए, उनको एहसास कराइए कि आपके पिता ने ये जो हरकत की थी जिसकी वजह से हमारा इतना समय खराब हुआ, धन खराब हुआ, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, शारीरिक हर प्रकार का प्रताड़ना हुई आपको, उसका इतना कंपनसेशन बनता है, ये आप लाइए। और अगर उनकी क्षमता नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनकी प्रॉपर्टी से नीलाम करवा करके, कुर्क करवा करके आप प्राप्त करिए। अगर ऐसा कोई एक आदमी करता है तो मुझे लगता है कि फर्जी मुकदमे आना बंद हो जाएंगे। लोग झगड़ा करने से या मुकदमा करने पहले 50 बार सोचेंगे। लोगों के उकसाने से, जल्दबाजी में और उत्तेजना बस ये मुकदमेबाजी कोर्ट में बहुत ज्यादा बढ़ जाना मुझे लगता है बहुत घातक है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी रोकथाम इसी तरीके से हो सकती है। लेकिन अब लोग कहते हैं कि हमें तुरंत पत्थर वाला न्याय चाहिए, उधर मुकदमा लिखा एकदम, ऐसा दोस्तों नहीं होता है। कोई आदमी 20 वर्ष का है, लड़का जब जवान होता है वो कहे मैं एकदम 20 वर्ष का ही पैदा हो जाऊं, क्या ऐसा संभव है? नहीं, बच्चा छोटा पैदा होगा, धीरे धीरे धीरे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, धीरे 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 वो बड़ा होता है, उसके शरीर में ताकत आती है, क्षमता आती है और वो बहुत सी चीजें धीरे धीरे सीखता है। इसी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि आज ही उसने मुकदमा लिखाया वहीं कोई जज बैठा हो और डिसीजन कर दे कि ये गलत है ये सही है। नहीं हो पाएगा, समय लगता है और समय खपाना भी सीखना चाहिए। हमें लगता है आज की जो नई पीढ़ी है वो एकदम एट वंस सबको तुरंत चाहती है, सबको दोस्तों तुरंत नहीं मिल सकता है, और अगर मिलता है तो वो गलत ही होगा। मैं मानता हूं गलत होगा। जैसे आप
कहीं ऐसा कोई काम देखिएगा, आप अपने घर में आजमा के देखिएगा कि तुरंत वाला न्याय क्या आपको बिल्कुल सही लगा। हाँ, तुरंत माने उतनी देरी ना हो, बेवजह का डिले ना हो, लेकिन जो न्याय समय पे जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलता है। यद्यपि ये बात ठीक है कि देरी हो रही, लेकिन अब कदम बढ़ाए जा रहे हैं और बदलाव की ओर हम सभी लोग हैं। अब जल्दी डेट नहीं मिलती। चेक बाउंस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है जल्दी जल्दी करिए, और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें अब जब से नए कानून आ गए हैं तो क्रिमिनल केसेस में बहुत लंबी डेट्स नहीं मिल रही हैं। सिविल केस में तो अभी वास्तव में लंबी डेट मिलती है जो नहीं मिलनी चाहिए। उसके कई कारण हैं। हमारे यहाँ मजिस्ट्रेटों की कमी है, न्यायालयों का अभाव है, एडवोकेट्स नहीं उतने मन से तैयार होके पहुंचते हैं, प्रिपेयर होके पहुंचते हैं, और जो क्लाइंट्स हैं जिनका वो मुकदमा होता है, तो मैं बताऊं कैसे डेट लंबी होती है। जिस पक्षकार को कोई सुविधा मिल गई, उसको जो सुविधा मिल गई उसके अगेंस्ट अगर वो चाहता है कि समय मिल जाए तो उस समय लेता ही रहेगा। अगर किसी पक्षकार को स्टे मिल गया तो वो दूसरे पक्षकार को परेशान करने के लिए लंबी डेट लेता है। तो इसमें गलती किसकी है ये बताइए। मान लीजिए एक आदमी जल्दी पहुंचा, उसने 2 महीने की डेट डलवा ली। अब किसी तरीके से डला ली, कोई असम्य कसर हो, वो बात मैं कहना नहीं चाहता। तो समाज में भी कुछ कुरीतियां हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।